नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से आ रही खबर की। उत्तराखंड में बीजेपी आगामी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अभी से रोड मैप बनाने में जुट गई है। मीटिंग बहुत बड़ी हुई कल दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह की देर रात 9:30 बजे शुरू हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली और देर रात 12:30 बजे तक चली है। दरअसल इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगठन महामंत्री BL संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रभारी दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रही। बैठक में दिसंबर में नेताओं के दौरे, पब्लिक मीटिंग, टिकट को लेकर चर्चा, 60+ सीटों पर कैसे जीता जाए, इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर रणनीति बनाई गई। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि अब तक हमारा फोकस संगठन पर था, अब पब्लिक मीटिंग पर रहेगा। बैठक में चुनाव को लेकर काफ़ी लंबी वार्ता हुई है, चर्चा हुई है। आगे तक हमारा जो हमने रोड मैप बनाया था, पिछली समीक्षा की है, आगे के लिए कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं और अब जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिला है और आने वाले चुनाव में जो हमारे कार्यक्रम है और प्रभावी ढंग से संपन्न होंगे और सभी जो केंद्र का प्रवास होगा वो भी लगभग हमने तय किया है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, कुल मिलाकर आप स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि भाई चुनाव कैसे जीता जाए। जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है वो ये कि क्या मौजूदा विधायकों के भी टिकट कटेंगे, पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी। दूसरी बात यह कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाएगा। देखिए जीनत, बीजेपी के पास अब महज 2 महीने का समय बचा है। आप ये मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग जाएगी। इसीलिए बड़ा चैलेंजिंग पीरियड है कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाए और इसी को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। जहां तक विधायकों की टिकट काटने का सवाल है तो ये चर्चा आम है और बीजेपी के अंदर और बाहर भी कि बड़ी संख्या में बीजेपी 2022 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए मौजूदा बहुत सारे विधायकों के टिकट काट सकती है और इसको लेकर भी दिल्ली की बैठक में मंथन हुआ कि आखिर इसका विकल्प क्या होगा। जिस तरह से यशपाल आर्य कांग्रेस में शिफ्ट कर गए ठीक चुनाव से पहले, यदि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा इसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसका विकल्प पार्टी के पास क्या होगा। यशपाल आर्य एक बड़ा चेहरा थे बीजेपी के लिए, जो दलित वोटों का, दलित समुदाय का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते थे और करीब 18% फीसदी वोट ये माना जाता है कि दलित का उत्तराखंड में है। तो उसका विकल्प क्या होगा, इन तमाम चर्चाओं को लेकर आगे के मुद्दे क्या होंगे। बीजेपी के यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन थे जो बीच में कार्यक्रमों के चलते रोक दिए गए, उनको आगे बढ़ाने का भी कार्यक्रम है और इनमें जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनको बुलाने का प्रयास प्रदेश बीजेपी का यहाँ पर होगा। तो जो रोड मैप था दिसंबर तक का, अभी तक क्या कुछ कार्य बीजेपी ने किए, शक्ति केंद्र, बूथ केंद्र तक बीजेपी अपनी तमाम इकाइयाँ गठित कर चुकी हैं। अब आगे जो पब्लिक मीटिंग की बात मदन कौशिक कह रहे हैं तो उसमें जो जन आशीर्वाद रैलियां हैं उनको भी बीजेपी बड़े पैमाने पर अब प्रत्येक विधानसभा में कर सकती है। ठीक सुनील। राजीव हमारे साथ है। राजीव, दिल्ली में मीटिंग हुई। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, वो ऑपरेशन कमल की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे नेताओं को वो तोड़कर यानी कि कांग्रेस में लेकर आ जाएंगे। जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बड़ी बातें हुई? ये कहा गया कि ठीक है जनता के बीच में जाएंगे, यानी कि जनता में नाराजगी है, आप ये मान रहे हैं। क्या बड़ी बातें हुई, जरा बताइएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल जो मीटिंग हुई है गृह मंत्री अमित शाह के घर पे, में चुनाव कैसे जीता जाए इस पे फोकस रहा, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया। मदन कौशिक ने मीटिंग के बाद बताया कि दिसंबर तक का रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है कि कौन कौन से बड़े नेता दौरा करेंगे और कहाँ कहाँ पे वो मीटिंग करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम उनका रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पार्टी जो है समीक्षा कर रही है कि किस विधायक का परफॉर्मेंस कैसा है, किसे टिकट दिया जाए और किसे कहां से टिकट दिया जाए। वो भी हो सकता है कि कैसे कई विधायकों का जो है सीट चेंज हो सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा पार्टी के जो रणनीतिकार हैं गृह मंत्री अमित शाह, वह पूरी तरह से पूरा पिक्चर क्लियर उन्होंने रखा कि जो हमको पार्टी को जिताना है और इसको देखते हुए ये लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, नए लोगों को मौका भी दिया जा सकता है, संगठन के जो लोग हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इनको मेन इनका फोकस है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी को जीत दिला सके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और बहुत से दूसरे दलों से लोग अंदर आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि सत्ता सुख की वजह
वजह से उनको लगता है कि पार्टी बीजेपी बिल्कुल। जीत जाएगी, इस वजह से वो तो अपनी पार्टी को छोड़ के अवसरवादिता बीजेपी अमूमन चुनाव के दौरान हावी हो जाती है और लोग पार्टियां बदलते हैं। वैसे उत्तराखंड की सियासत की हिस्ट्री है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, तो ये वैसे भी बहुत बड़ी चुनौती है कि सरकार वापस रिपीट की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को उत्तरकाशी के दौरे पर भी रहे। नौगांव में हुए कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने उत्तरकाशी की फल पट्टी के लिए नौगांव में एक किसान मंडी की भी शुरुआत की, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। साथ ही सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा है कि राज्य में बीजेपी सरकार सभी के लिए काम कर rही है। उन्होंने कहा 2025 तक उत्तराखंड नंबर 1 स्टेट होगा। इस दौरान कांग्रेस से विधायक रहे और बीजेपी में शामिल राजकुमार ने चांदी के मुकुट से सीएम का स्वागत किया है। राजकुमार ने सीएम को चांदी का मुकुट पहनाया। हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं हैं जो सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी बिगाड़ सकते हैं। वो कैसे, रिपोर्ट देखें आप। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। वहीं इस बार एआईएमआईएम उत्तराखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसमें हरिद्वार विधानसभा की 11 विधानसभाएं शामिल हैं। इससे साफ जाहिर होता है इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले अलग समीकरण नजर आ सकते हैं। के न बना रहे हैं न बिगाड़ रहे हैं, हम तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सत्ता की भूख नहीं है, हमें हिस्सेदारी की भूख है, हमें अपने संवैधानिक अधिकार की भूख है। हरिद्वार जिले में जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं, लेकिन एआईएमआईएम की एंट्री से आम आदमी पार्टी भी असहज होती दिख रही है। हालांकि उन्होंने दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं हरिद्वार जिले को बारीकी से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि आप और एआईएमआईएम के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। हालांकि कुछ सीटों पर इसका असर जरूर दिख सकता है। एआईएमआईएम तो क्या है मैं जानता ही नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें सिर्फ काम की राजनीति आती है, धर्म की राजनीति नहीं आती। जो यहाँ पे आपकी जो परिदृश्य होगा वो लगभग कोई ज़्यादा इतना परिवर्तनशील नहीं होगा कि किसी पार्टी के पक्ष में कोई एकदम सारा शिफ्ट हो जाए या कोई नया प्रयोग होगा। प्रयोग तो सिर्फ हरिद्वार में जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा, और तीसरा एक पुराना वही परंपरागत बसपा का है। 2022 चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन देवभूमि की सियासत में आप और एआईएमआईएम की एंट्री ने चुनाव को रोचक बना दिया है। लेकिन दोनों पार्टियों के आने से किसे नुकसान होगा और किसे फायदा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18, रुड़की। उधर केदारनाथ में सोमवार को बीजेपी नेताओं को तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पुरोहितों ने काले झंडे दिखाए। पुरोहितों ने त्रिवेंद्र रावत को केदारनाथ के दर्शन नहीं करने दिए, मंदिर के सामने लेट गए। मदन कौशिक थे, धन सिंह रावत थे, उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में लगातार तीर्थ पुरोहित सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य की घर वापसी के बाद देहरादून में जोरदार स्वागत हुआ। यशपाल आर्य के स्वागत के दौरान मंच पर पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई नेता नजर आए। हरीश रावत ने कहा है कि यशपाल आर्य की वापसी से पार्टी पूरे जोश में है और सब नेताओं को एक साथ आकर 2022 का चुनाव जिताने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पहली बार यशपाल आर्य का मंच से भाषण हुआ। यशपाल आर्य बीजेपी पर खुलकर बरसे। आर्य ने अपने कार्यकाल और आपदा से लेकर बीजेपी संगठन और सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं से कहा है कि एकजुट होकर 2022 की लड़ाई लड़े। कहा, मुझे पार्टी में कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बैल की तरह मेहनत करूंगा और पार्टी को विजय दिलाऊंगा। सभी मंचासीन नेताओं का विरोध इस सरकार का किया है। उधर चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद राजनीति शुरू हो चुकी है। अब ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए आपसी नाक का सवाल है। इस मामले में जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और उनके पति पर कई आरोप लगाए। अब बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने भी इस मामले में जांच की मांग की है। जांच न होने पर सदस्यता से इस्तीफा देने की पेशकश की है और इसके बाद बचाव में आई कांग्रेस ने भी भाजपा को इस मामले में घेरने की कोशिश की है। वहाँ के सम्मानित उपाध्यक्ष जी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर पूर्व के भी कार्यकाल के आरोप और वर्तमान कार्यकाल के बहुत सारे आरोप लगाए। और जब वहाँ मनमानी चलती है
वहाँ जो है जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बल्कि उनके पति उस जिला पंचायत को चलाते हैं और अपने मनमाने ढंग से चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और जो है जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को चुन चुन करके जिनका जो है जनता के बीच में प्रभाव है उनको मजबूरन जबरदस्ती उनको प्रेशर में लेकर के भाजपा में जो है शामिल करा। चीन और नेपाल से सटे पिथौरागढ़ के गुंजी में पहली बार शिवोत्सव का आयोजन किया गया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से तो इस आयोजन ने सुर्खियां बटोरी ही, साथ ही भारत ने नेपाल को सीधा संदेश भी दिया। हिमालय पर बसे गुंजी, नाबी और कुटी गांव को नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में शामिल किया है। नेपाल का ये दावा है कि बॉर्डर के ये तीनों गांव उसके हैं। नेपाल के दावों का भारत ने गुंजी में शिवोत्सव का जवाब दिया है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया गया। ये भगवान शिव की धरती है। वैसे तो विश्व ही उनकी धरती है, परंतु उनकी तप स्थली है। मानसरोवर यहाँ पर है, आदि कैलाश यहाँ पर है। ये चारों तरफ देखिए, चारों तरफ सफेदी, पूरे हिमालय की हम तलहटी पर हम इस समय हैं। जो गुंजी, कुटी, नबी, नपलची, ये सारे जो हमारे गांव हैं, आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा वाला स्थल है, इसे पर्यटन के मैप पर और धार्मिक मैप पर इस तरीके से स्थापित किया जा सके कि यहाँ पर चीन और नेपाल बॉर्डर पर महोत्सव कर भारत ने एक साथ कई संदेश दिए हैं। इसके जरिए सीमाओं पर रहने वालों को भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही बॉर्डर इलाकों को लेकर खुद की गंभीरता भी दिखाई है। गुंजी लिपुलेख दर्रे के पास अंतिम गांव है। इसी दर्रे को पार कर चीन पहुंचा जाता है। इस इलाके को लंबे संघर्ष के बाद सड़क से जोड़ा गया। बावजूद इसके यहाँ पहुंच पाना अभी भी आसान नहीं है। यही वजह है कि महोत्सव में कुछ खामियां भी नजर आई। देखिए, शिव की भूमि में शिव महोत्सव हो रहा है, उसके लिए मैं जिला प्रशासन को और जिलाधिकारी को विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कि सबसे दुर्गम क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे लास्ट गाँव गुंजी में जो है उन्होंने महोत्सव का आयोजन कराया। कायदे से एक रूम अलग से होना चाहिए ताकि आर्टिस्ट में व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिए कि आप जाइए वहाँ पर रुकिए। लेकिन सुबह एक आम आदमी में काउंट करके रखा हुआ है, तो मैं ठीक, मैं भी आम आदमी हूँ, लेकिन कोई एक कलाकार की भी इज्जत होती है। तो 11,000 फीट की हाइट में बसे गुंजी में पहली बार इतना बड़ा महोत्सव आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव के जरिए भारत ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है कि गुंजी की सरजमी में कोई भी विदेशी ताकत निगाह गड़ाने की कोशिश न करे। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, गुंजी। उधर हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से ट्रैवल एजेंसी द्वारा मनमानी करने के मामले सामने आ रहे हैं। पर्यटन विभाग को लगातार ऐसे मामलों की शिकायतें मिल रही हैं। कोविड काल के दौरान रद्द की गई चारधाम यात्रा में हुई बुकिंग का पैसा श्रद्धालुओं को वापस न करना, मौजूदा समय में ज्यादा किराया वसूलना, ऐसी कई शिकायतें हैं। पर्यटन विभाग का कहना है कि ट्रैवल एजेंसी संचालकों से बात कर लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है, नहीं तो चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। है कि कुछ ट्रैवल एजेंसीज ने पहले पुराने टाइम पे कोरोना काल में टूरिस्टों की बुकिंग की थी, लेकिन क्या होता है कि मई जून में यात्रा ना चलने के कारण जो है वो उन्होंने कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनका रिफंड करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं टूरिस्ट, तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। रजिस्टर्ड वालों को हम लोग निरस्त कर देंगे। देखिए, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको हम खुद उसका विरोध करते हैं और ऐसी आशा करते हैं जितनी पर्यटन व्यवसायी हैं कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो। टिहरी में जिला खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा राशन डीलरों को ढुलाई का पेमेंट किए जाने से राशन डीलरों द्वारा गोदामों से सरकारी राशन उठाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। शासन द्वारा 2 करोड़ 5 लाख का बजट जारी करने के बाद खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा अभी तक 88 लाख रुपए राशन डीलरों के खाते में डाले गए हैं और बिल देने पर अन्य डीलरों के भी पैसे डाले जा रहे हैं। दुकानदार जो है हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर को बिल देंगे और सप्लाई इंस्पेक्टर्स को वेरीफाई करके हमारे मुख्यालय में जमा कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों के बिल या दुकानदारों के बिल वेरीफाई होकर आ रहे हैं तो हम उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम 2 करोड़ 5 लाख में से 88 लाख हमने 4 दिन पहले दिया था, तो ये लगता है कि 10 नवंबर से पहले हम पूरा का पूरा बजट दुकानदारों के खाते में पहुँचा। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।